अगर प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा देने का निर्णय लेते हैं तो उसके बाद देश की राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पद भी संविधान के दायरे में ही चलता है। यदि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री के साथ पूरी मंत्रिपरिषद भी पद छोड़ देती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद राष्ट्रपति यह देखते हैं कि क्या लोकसभा में कोई दूसरा नेता या गठबंधन बहुमत का समर्थन रखता है। यदि कोई दल या गठबंधन आवश्यक संख्या का समर्थन प्रस्तुत कर देता है तो उसके नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। नई सरकार बनने के बाद उसे निर्धारित समय के भीतर लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना होता है। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं, मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। यदि विश्वास मत मिल जाता है तो नई सरकार अपना कार्यकाल शुरू करती है, लेकिन यदि किसी भी दल या गठबंधन के पास बहुमत नहीं होता तो राजनीतिक दलों के बीच बातचीत, समर्थन और गठबंधन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कई बार निर्दलीय सांसद या छोटे दल भी सरकार बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अंततः कोई भी पक्ष बहुमत साबित नहीं कर पाता तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है, जिसमें आवश्यक होने पर लोकसभा भंग कर नए आम चुनाव भी कराए जा सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह पूरी प्रक्रिया संविधान और संसदीय परंपराओं के अनुसार होती है। किसी भी प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने या पद छोड़ने का निर्णय अफवाहों, सोशल मीडिया पोस्टों या राजनीतिक दावों से नहीं, बल्कि आधिकारिक संवैधानिक प्रक्रियाओं से तय होता है। अब बात करते हैं विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव के बीच के अंतर की। अक्सर इन दोनों शब्दों का एक साथ उल्लेख होता है, लेकिन दोनों की संवैधानिक भूमिका अलग अलग होती है। विश्वास मत तब लाया जाता है जब सरकार यह साबित करना चाहती है कि उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त है। दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा तब लाया जाता है जब उसे लगता है कि सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है। दोनों ही परिस्थितियों में अंतिम निर्णय लोकसभा के मतदान से होता है। यदि मतदान के दौरान सरकार को बहुमत का समर्थन मिल जाता है तो सरकार अपना कार्यकाल जारी रखती है और राजनीतिक चर्चा वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति यह देखते हैं कि क्या कोई दूसरा नेता लोकसभा में बहुमत का समर्थन जुटाकर सरकार बना सकता है। यदि ऐसा संभव होता है तो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। यदि ऐसा संभव नहीं होता तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सरकार का गठन और परिवर्तन संविधान के दायरे में होता है। किसी भी सरकार का भविष्य संसद के बहुमत से तय होता है, न कि सोशल मीडिया की चर्चाओं, अफवाहों या राजनीतिक नारों से। इसीलिए जब भी सरकार बनने, गिरने या प्रधानमंत्री के पद छोड़ने जैसी खबरें सामने आए तो उनकी पुष्टि केवल आधिकारिक घोषणाओं और विश्वसनीय समाचार स्रोतों से ही करनी चाहिए। राजनीतिक दलों के बीच मतभेद लोकतंत्र का सामान्य हिस्सा हैं। संसद में बहस, प्रश्न, विरोध और समर्थन, ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था के आवश्यक अंग हैं, लेकिन अंत में हर महत्वपूर्ण निर्णय संवैधानिक नियमों और संसदीय प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जाता है। अब समझते हैं कि आम चुनाव के बाद नई सरकार बनने की प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ती है।
जब लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो जाते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि किस दल या गठबंधन को सदन में बहुमत प्राप्त हुआ है। यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो वह अपने संसदीय दल का नेता चुनता है। इसके बाद राष्ट्रपति उस नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो स्थिति अलग हो सकती है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दल आपस में बातचीत कर गठबंधन बनाने का प्रयास करते हैं। जब कोई गठबंधन आवश्यक संख्या का समर्थन होने का दावा करता है तो राष्ट्रपति उपलब्ध संवैधानिक परंपराओं और समर्थन के आधार पर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद नई सरकार को निर्धारित समय के भीतर लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना होता है। यदि विश्वास मत सफल रहता है तो सरकार अपना कार्यकाल जारी रखती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार होता है। चुनाव परिणाम आने के बाद पुरानी सरकार तब तक कार्यवाहक केयर टेकर सरकार के रूप में काम कर सकती है जब तक नई सरकार शपथ लेकर कार्यभार नहीं संभाल लेती। इस दौरान सामान्य प्रशासन चलता रहता है, लेकिन परंपरा के अनुसार बड़े नीतिगत फैसलों से बचा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही विशेषता है कि सरकारें जनता के जनादेश, संसद के बहुमत और संविधान के नियमों के आधार पर बनती और बदलती हैं। इसीलिए किसी भी राजनीतिक बदलाव की जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणाओं, निर्वाचन आयोग और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। लोकतंत्र में बहस और राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा संवैधानिक प्रक्रिया से ही होता है। अब सवाल उठता है कि जब किसी सरकार को लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है तो यह प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। यह पूरी कार्रवाई संसद के नियमों और संवैधानिक परंपराओं के अनुसार होती है। निर्धारित दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है और सदन में विश्वास मत या अन्य संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा होती है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों और अपने बहुमत के पक्ष में तर्क रखता है, जबकि विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाता है। कई बार यह चर्चा कई घंटों तक चलती है और इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद अपनी बात रखते हैं। चर्चा समाप्त होने के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। मतदान की विधि सदन के नियमों के अनुसार तय की जाती है। यदि सरकार के पक्ष में आवश्यक बहुमत मिलता है तो यह माना जाता है कि सरकार को लोकसभा का विश्वास प्राप्त है और वह अपना कार्यकाल जारी रखती है। यदि बहुमत नहीं मिलता तो संवैधानिक परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया राष्ट्रपति और संसद की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ती है। यही कारण है कि भारत में सरकार का भविष्य संसद के भीतर होने वाली संवैधानिक प्रक्रिया से तय होता है, न कि राजनीतिक अटकलों या सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से। लोकतंत्र में बहुमत का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यही व्यवस्था सरकार की वैधता सुनिश्चित करती है। अब चर्चा करते हैं कि ऐसी किसी भी संवैधानिक स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और सरकार के गठन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण औपचारिक प्रक्रियाएं उनके माध्यम से पूरी होती हैं। यदि किसी सरकार के बहुमत को लेकर प्रश्न उठता है तो राष्ट्रपति का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि देश में ऐसी सरकार बने जिसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। इसी कारण यदि किसी प्रधानमंत्री का इस्तीफा राष्ट्रपति को प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति अगला कदम संविधान और स्थापित संसदीय परंपराओं के अनुसार उठाते हैं। सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या कोई अन्य नेता या गठबंधन लोकसभा में आवश्यक बहुमत का समर्थन प्रस्तुत कर सकता है। यदि ऐसा संभव होता है तो उस नेता को सरकार बनाने का अवसर दिया जा सकता है और निर्धारित समय के भीतर लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। यदि कोई भी दल या गठबंधन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता तो राजनीतिक दलों के बीच बातचीत और समर्थन जुटाने की प्रक्रिया
कुछ समय तक चल सकती है, लेकिन यदि सभी प्रयासों के बाद भी स्थिर सरकार बनना संभव नहीं होता तो संविधान के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय भी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही होता है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासन की निरंतरता बनी रहे। यही कारण है कि विशेषज्ञ बार बार कहते हैं कि सरकार बनने या बदलने से जुड़ी किसी भी खबर पर तभी विश्वास करना चाहिए जब उसकी आधिकारिक पुष्टि हो। लोकतंत्र में राजनीतिक बयान, आरोप प्रत्यारोप और चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं, लेकिन वास्तविक निर्णय संसद, संविधान और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं की प्रक्रिया से ही तय होते हैं। अब बात करते हैं कार्यवाहक सरकार यानी केयरटेकर सरकार की। जब किसी प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है या आम चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होने तक का समय होता है, तब देश में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से निवर्तमान प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से अनुरोध किया जा सकता है कि वे नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक सरकार के रूप में अपने दायित्व निभाएं। सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल रोजमर्रा के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना होता है। सामान्यतः ऐसी सरकार बड़े नीतिगत निर्णयों या दूरगामी प्रभाव वाले फैसलों से बचती है, क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद ऐसे निर्णय लेने का अधिकार उसी सरकार के पास होता है जिसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। दूसरी ओर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रहती है। यदि किसी दल या गठबंधन ने बहुमत का दावा किया है तो उसके समर्थन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय किया जाता है और नई मंत्रिपरिषद का गठन होता है। कई बार मंत्रियों के विभागों की घोषणा भी चरणबद्ध तरीके से की जाती है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से होता है। चाहे सरकार बदल रही हो या वही सरकार दोबारा जनादेश प्राप्त कर रही हो, पूरी प्रक्रिया संविधान, संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार संचालित होती है। इसी कारण भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद संवैधानिक प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ शपथ लेने के बाद विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व तय करते हैं। इसके बाद सभी मंत्रालय अपने अपने विभागों का कामकाज सामान्य रूप से संभालना शुरू करते हैं, ताकि प्रशासन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है और आज एक तर का दायित्व आए। इसके बाद संसद का सत्र बुलाया जा सकता है, जहां नई सरकार अपनी प्राथमिकताओं और नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यदि आवश्यक हो तो सरकार लोकसभा में विश्वास मत भी प्राप्त करती है, ताकि स्पष्ट हो जाए कि उसे सदन का बहुमत प्राप्त है। यह प्रक्रिया भारतीय संसदीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी के आधार पर सरकार की वैधता सुनिश्चित होती है। नई सरकार बनने के बाद विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।